14 जुलाई 1948 का दिन था जब उस वक्त के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को उनकी अदालत के पेश नज़र कोयटा से ज़ियारत मुंतकिल किया गया था। इसके बाद वो फ़कत 60 दिन ज़िंदा रहे और 11 सितंबर 1948 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। बाबाए पाकिस्तान के यही आखिरी 60 दिन इस वीडियो का मौजू हैं। ये पुरस्रार गुत्थी आज तक हल नहीं हो सकी कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को शदीद बीमारी के आलम में कोयटा से ज़ियारत मुंतकिल करने का मशवरा किसने दिया था। ज़ियारत अपने सनोबर के दरख्तों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है और कोयटा से 133 किलोमीटर फासले पर 2449 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। ये जगह एक बुजुर्ग खलवारी बाबा की आखिरी आरामगाह की निस्बत से ज़ियारत कहलाती है और जिन्ना की आरामगाह या कायदे आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत से 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। कायदे आज़म की बहन फातिमा जिन्ना ने अपनी किताब माई ब्रदर में तहरीर किया है कि कोयटा से ज़ियारत मुंतकिल होने का फ़ैसला जिन्ना का ज़ाती फ़ैसला था, क्योंकि उनकी सरकारी और गैर सरकारी मसरूफियात के बाइस कोयटा में भी उन्हें आराम का मौका बिल्कुल नहीं मिल रहा था और मुख्तलिफ़ इदारों और मुख्तलिफ़ रहनुमाओं की जानिब से उन्हें मुसलसल दावतें मौसूल हो रही थीं कि वो उनके इज्तिमात में शिरकत करें और उनसे खिताब करें। ताहम ये बात फिर भी महल नज़र है कि जिन्ना को ज़ियारत के बारे में किसने बताया था और वहाँ मुंतकिल होने का मशवरा किसने दिया था। ज़ियारत पहुँचने के बाद भी उन्होंने किसी मुस्तनद मुआलिज से इलाज करवाने पर तवज्जो ना दी, लेकिन इन्हीं दिनों इत्तला मिली कि मशहूर डॉक्टर रियाज़ अली शाह अपने एक मरीज़ को देखने के लिए ज़ियारत आए हुए हैं। फातिमा जिन्ना ने अपने भाई से कहा कि डॉक्टर रियाज़ अली शाह की ज़ियारत मौजूदगी से फ़ायदा उठाना चाहिए, मगर उन्होंने ये कहते हुए तजवीज़ सख्ती से मुस्तरद कर दी कि उन्हें कोई ज़्यादा संगीन मर्ज़ लाहक नहीं है और अगर सिर्फ उनका मैदा खुराक को ज़रा बेहतर तौर पर हज़म करने लगे तो वह जल्द ही दोबारा सेहतमंद हो जाएंगे। बकौल फातिमा जिन्ना वो डॉक्टरों के ऐसे मशवरों से हमेशा गुरेज करते थे कि क्या करें, क्या खाएँ, कितना खाएँ, कब सोएं और कितनी देर आराम करें। इलाज से गुरेज की उनकी यही पुरानी आदत एक मरतबा फिर ऊद कर आती थी, मगर जल्द ही वो अपनी इस आदत को तर्क करने पर मजबूर हो गए। ज़ियारत पहुंचने के एक हफ़्ते के अंदर उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उनकी ज़िंदगी में पहली मरतबा उनकी सेहत खुद उनके लिए परेशानी का बाइस बन गई। अब तक उनका ख्याल था कि वो सेहत को अपनी मर्ज़ी के ताबे रख सकते हैं, मगर 21 जुलाई 1948 को जब उन्हें ज़ियारत पहुँचे हुए फ़कत एक हफ़्ता ही गुजरा था, उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि अब उन्हें सेहत के सिलसिले में ज़्यादा ख़तरात मोल नहीं लेने चाहिए और ये कि अब उन्हें वाकई अच्छे तिब्बी मशवरे और तवज्जो की ज़रूरत है। फातिमा जिन्ना का कहना है कि जूँ ही उन्हें अपने भाई के इस इरादे का इल्म हुआ तो उन्होंने उनके प्राइवेट सेक्रेटरी फ़ारूक अमीन के ज़रिए काबीना के सेक्रेटरी जनरल चौधरी मोहम्मद अली को पैगाम भिजवाया कि वह लाहौर के मुमताज़ फिजिशियन डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श को बज़रिया हवाई जहाज़ ज़ियारत भिजवाने का इंतज़ाम करें। डॉक्टर इलाही बख्श 23 जुलाई 1948 को कोयटा और फिर वहाँ से बज़रिया कार ज़ियारत पहुँचे, लेकिन दिन भर सफ़र करने के बावजूद उन्हें ज़ियारत पहुँचते पहुँचते शाम हो गई और जिन्ना से उनकी मुलाकात अगली सुबह ही मुमकिन हो सकी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि जब मैंने कायद से उनकी बीमारी से मुतल्लिक इस्तफसार किए तो उनका तमाम जोर इसी बात पर था कि वो बिल्कुल भले चंगे हैं और ये कि उनका मैदा ठीक हो जाए तो वह जल्द ही मामूल के मुताबिक काम करने लगेंगे। मगर जब डॉक्टर इलाही बख्श ने जिन्ना का सरसरी मुआयना किया तो वो इस नतीजे पर पहुँचे कि उनका मैदा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके सीने और फेफड़ों के बारे में सूरत हाल इत्मीनान बख्श नहीं हैं। डॉक्टर इलाही बख्श के मशवरे पर अगले दिन कोयटा के सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्दीकी और क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर महमूद ज़रूरी आलात और साजो सामान के साथ ज़ियारत पहुँच गए। उन्होंने फौरी तौर पर जिन्ना के टेस्ट किए, जिनके नताइज ने डॉक्टर इलाही बख्श के खदशात की तस्दीक कर दी कि वो तपेदिक की मर्ज़ में मुब्तला हैं। डॉक्टर इलाही बख्श ने जिन्ना के मर्ज़ के हवाले से सबसे पहले फातिमा जिन्ना को मतला किया और फिर उन्हीं की हिदायत पर अपने मरीज़ को भी आगाह कर दिया। डॉक्टर इलाही बख्श लिखते हैं कि कायदे आज़म ने जिस अंदाज़ में मेरी तशख़ीस को सुना, मैं इससे इंतहाई मुतासिर हुआ। चौधरी मोहम्मद हुसैन चट्ठा ने अपने एक इंटरव्यू में ज़मीर अहमद मुनीर को बताया कि जब डॉक्टर इलाही बख्श ने जिन्ना को बताया कि उन्हें तपेदिक का मर्ज़ लाहक है तो जिन्ना ने जवाब दिया, डॉक्टर ये तो मैं बरस से जानता हूँ, मैंने अपने मर्ज़ को सिर्फ इसलिए ज़ाहिर नहीं किया था कि हिंदू मेरी मौत का इंतज़ार न करने लगे। बरे सगीर की जिद्दोजहद आज़ादी के मौजू पर लिखी गई मशहूर किताब फ्रीडम एट मिडनाइट के मुसन्निफीन लैरी कॉलिन्स और डोमिनिक लापियर ने बिल्कुल दुरुस्त लिखा है
कि अगर अप्रैल 1947 में माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी में से किसी को भी इस गैर मामूली राज का इल्म हो जाता जो बम्बई के एक मशहूर तबीब डॉक्टर J.L. पटेल के दफातर के तिजोरी में इंतहाई हिफाजत से रखा हुआ था, तो शायद हिंदुस्तान कभी तकसीम ना होता और आज एशिया की तारीख का धारा किसी और रुख की बह रहा होता। ये वो राज था जिससे बरतानवी सेक्रेट सर्विस भी आशना ना थी। ये राज जिना के फेफड़ों की एक एक्सरे फिल्म थी जिसमें बानी पाकिस्तान के फेफड़ों पर टेबल टेनिस की गेंद के बराबर 2 बड़े बड़े धब्बे साफ नज़र आ रहे थे। हर धब्बे के गिर्द एक बाला सा था जिससे बिल्कुल वाज़ेह हो जाता था कि तबे दिक का मर्ज जिना के फेफड़ों पर किस कदर जारहाना अंदाज से हमला आवर हो चुका है। डॉक्टर पटेल ने जिना की दरख्वास्त पर इन एक्सरेज के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया। ताहम उन्होंने जिना को इलाज और सेहतियाबी के लिए ये मशवरा ज़रूर दिया कि उनका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ आराम में मुज़म्मिर है, मगर बानी पाकिस्तान के पास आराम का वक्त ही कहाँ था। उनके पास वक्त कम था और काम बहुत ज़्यादा था और वो बाकायदा इलाज का एहतमाम कभी ना कर सके। वो इतनी आनी हिम्मत के मालिक थे कि उन्होंने अपने मर्ज़ के बारे में अपनी अजीज़ तरीन बहन को भी आगाह नहीं किया, हत्ता कि उन्होंने डॉक्टर इलाही बख्श को भी अपने राज से इसी वक्त आगाह किया जब वो खुद यही तशखीस कर चुके थे। माउंटबेटन ने खासे तवील अरसे बाद लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लापियर को एक इंटरव्यू में बताया कि सारी ताकत जिना के हाथ में थी। अगर किसी ने मुझे बताया होता कि वो बहुत कम अरसे में ही फौत हो जाएंगे तो मैं हिंदुस्तान को तकसीम ना होने देता। यह वाहिद सूरत थी कि हिंदुस्तान मुतहिदा सूरत में बरकरार रहता। रास्ते का पत्थर सिर्फ मिस्टर जिना थे, दूसरे रहनुमा इस कदर बेलोच नहीं थे और मुझे यकीन है कि कांग्रेस और उन लोगों के साथ किसी मुफाहमत पर पहुंच जाती और पाकिस्तान ताक़यामत वजूद में नहीं आता। डॉक्टर इलाही बख्श लिखते हैं कि जब मर्ज़ की तशखीस हो गई तो मैंने एक जानिब इलाज और खुराक में मुनासिब रद्दोबदल की और दूसरी जानिब लाहौर से डॉक्टर रियाज अली शाह, डॉक्टर S.S. आलम और डॉक्टर गुलाम मोहम्मद को टेलीग्राम दिया कि वो ज़रूरी साजो सामान और सफ़री एक्सप्रेस के आलात लेकर फ़ौरन ज़ियारत पहुँचें। 30 जुलाई 1948 को जिना के ये तमाम मुआलिजीन ज़ियारत पहुँच गए। इससे एक दिन पहले बाबाए कौम की देखभाल के लिए कोयटा से एक तरबियत याफ्ता नर्स फिल्सम डेलम को भी ज़ियारत बुलवाया जा चुका था। अब खुदा करके जिना का बाकायदगी से इलाज शुरू होने के इम्कानात पैदा हो गए थे कि उसी दिन एक ऐसा वाक़या पेश आया जिस पर अब तक खामोशी के पुरअसरार पर्दे पड़े हुए हैं और जो लोग इससे वाकिफ़ भी हैं उनका यही इसरार है कि इस वाक़े को अभी राज ही रहने दिया जाए। ये वाक़या सबसे पहले मोहतरमा फ़ातिमा जिना ने अपनी किताब माय ब्रदर में कलम बंद किया था। उन्होंने ये किताब जियालाना की मदद से तहरीर की थी। उनकी वफ़ात के बाद इसका मुसवदा उन कागज़ात में दस्तयाब हुआ जो अब इस्लामाबाद के कौमी अदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ दस्तावेज़ात पाकिस्तान में महफूज हैं। इस मुसवदे को 1987 में कायद-ए-आज़म अकेडमी कराची ने किताबी शक्ल में शाया किया था, जो मोहतरमा ने 30 जुलाई 1948 को पेश आने वाले एक वाक़े के हवाले से तहरीर किए थे। मोहतरमा फ़ातिमा जिना ने अपनी इस किताब में लिखा, जुलाई के आखिर में एक रोज़ वज़ीर आज़म लियाकत अली खान और चौधरी मोहम्मद अली बगैर किसी पेशगी इत्तला के अचानक ज़ियारत पहुँच गए। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर इलाही बख्श से पूछा कि जिना के मर्ज़ के बारे में उनकी तशख़ीस क्या है। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें फ़ातिमा जिना ने बुलाया है और वो अपने मरीज़ के बारे में सिर्फ इन्हीं को कुछ बता सकते हैं। वज़ीर आज़म ने इसरार किया कि वह बतौर वज़ीर आज़म गवर्नर जनरल की सेहत के बारे में बहुत फ़िक्रमंद हैं, लेकिन तब भी डॉक्टर इलाही बख्श का मौक़िफ़ यही रहा कि वो अपने मरीज़ की इजाज़त के बगैर किसी को कुछ भी नहीं बता सकते। फ़ातिमा जिना आगे लिखती हैं, मैं उस वक्त भाई के पास बैठी हुई थी जब मुझे बताया गया कि वज़ीर आज़म और काबीना के सेक्रेटरी जनरल उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। मैंने इसकी इत्तला भाई को दी तो वह मुस्कुराए और बोले, फ़ाती, तुम जानती हो वो यहाँ क्यों आया है? वो देखना चाहता है कि मेरी बीमारी कितनी शदीद है और ये कि मैं अब कितने दिन ज़िंदा रहूँगा। चंद मिनट बाद उन्होंने अपनी बहन से कहा, नीचे जाओ, वज़ीर आज़म से कहो कि मैं उससे भी मिलूँगा। फ़ातिमा जिना ने भाई से गुजारिश की कि बहुत देर हो चुकी है, आप उनसे सुबह मिल लीजिएगा, मगर जिना ने हुक्म दिया, नहीं, इसे अभी आने दो, वो खुद आकर अपनी आँखों से देख ले। वो लिखती हैं, दोनों की मुलाकात आधे घंटे तक जारी रही। जो ही लियाकत अली खान वापस नीचे आए तो मैं ऊपर अपने भाई के पास गई। वो बुरी तरह थके हुए थे और उनका चेहरा उतरा हुआ था। उन्होंने मुझसे फलों का जूस मांगा और फिर चौधरी मोहम्मद अली को अंदर बुलवाया, जो 15 मिनट तक उनके पास रहे। फिर जब वो दोबारा तन्हा हुए तो मैं अंदर उनके पास गई। मैंने पूछा कि क्या वो जूस या कॉफ़ी कुछ लेना पसंद करेंगे, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो किसी गहरी सोच में महव थे। इतने में रात के खाने का वक्त हो गया। भाई ने मुझसे कहा, बेहतर है कि तुम नीचे चली जाओ और उनके साथ खाना खाओ।
नहीं, उन्होंने ज़ोर देकर कहा, मैं आप ही के पास बैठूंगी और यहीं पर खाना खा लूँगी। नहीं, भाई ने कहा, यह मुनासिब नहीं है, वो यहाँ हमारे मेहमान हैं, जाओ और उनके साथ खाना खाओ। इसके बाद फातिमा जिन्ना लिखती हैं कि खाने की मेज़ पर मैंने वज़ीर आज़म को बहुत खुशगवार मूड में पाया। वो लतीफ़े सुना रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे, जबकि मैं भाई की सेहत के लिए खौफ से कांप रही थी, जो ऊपर की मंजिल में बिस्तर लालत पर पड़े हुए थे। खाने के दौरान चौधरी मोहम्मद अली चुपचाप किसी सोच में गुम रहे। खाना ख़त्म होने से पहले मैं ऊपर चली गई। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो भाई मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले, फ़ाती, तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। मैंने अपने आंसुओं को छिपाने की बड़ी कोशिश की जो मेरे आंखों में उमड़ आए थे। 17 अक्टूबर 1979 को पाकिस्तान टाइम्स लाहौर में शरीफुद्दीन पीरज़ादा का एक मजमून शाया हुआ, जिसका उन्वान था द लास्ट डेज ऑफ द कायद-ए-आज़म। इस मजमून में उन्होंने मुमताज़ माहिर कानून एम.ए. रहमान के ख़त का हवाला दिया। उस ख़त में एम.ए. रहमान ने उन्हें लिखा था कि डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श के बेटे हुमायूं खान ने भी उन्हें इस वाक़े के बारे में बताया था। इस रवायत के मुताबिक कायद-ए-आज़म पर दवा का असर बड़ा मुवाफ़िक हो रहा था और वह बतदरीज सेहतयाब हो रहे थे। एक रोज़ लियाकत अली खान कायद-ए-आज़म से मिलने के लिए ज़ियारत आए। वो उनके साथ तकरीबन 1 घंटा रहे। इसी दौरान दवा खिलाने का वक्त आ गया, लेकिन मेरे वालिद अंदर जाकर कायद-ए-आज़म को दवा नहीं दे सके थे, क्योंकि अंदर जो मुलाकात हो रही थी वो बेहद खुफिया थी। चनाचे वो बाहर इंतज़ार करते रहे ताकि मुलाकात ख़त्म होते ही वो कायद-ए-आज़म को दवा खिला सकें। जब लियाकत अली खान कमरे से बाहर निकले तो मेरे वालिद फ़ौरन कमरे में दाखिल हुए और कायद-ए-आज़म को दवा खिलानी चाहिए। उन्होंने देखा कि कायद-ए-आज़म पर सख्त इज़्तिराबी अफसरदगी तारी है और उन्होंने दवा खाने से भी इनकार कर दिया और कहा कि अब मैं मज़ीद ज़िंदा नहीं रहना चाहता। इसके बाद वालिद साहब की भरपूर कोशिश और इसरार के बावजूद कायद-ए-आज़म ने अपने डॉक्टर के साथ ताउन करने से इनकार कर दिया। हुमायूं खान ने मज़ीद बताया, कायद-ए-आज़म के इंतकाल के फ़ौरन बाद लियाकत अली खान ने मेरे वालिद को बुलावा भेजा। लियाकत अली खान ने उनसे पूछा कि उस रोज़ ज़ियारत में जब मैं कमरे से बाहर निकल आया और आप भी अंदर गए तो कायद-ए-आज़म ने आपसे क्या बात की थी। मेरे वालिद ने लियाकत अली खान को बेहतर यकीन दिलाने की कोशिश की कि कायद ने आप दोनों के माबैन होने वाली गुफ्तगू के बारे में मुझसे कतन कोई बात नहीं की थी, सवाए इसके कि इसके बाद कायद ने दवा खानी बंद कर दी थी। लेकिन मेरे वालिद के इस जवाब से लियाकत अली खान को तसल्ली नहीं हुई। लियाकत अली खान काफ़ी देर तक मेरे वालिद को ज़ेर करने की कोशिश करते रहे। जब उनकी मुलाकात ख़त्म हुई और मेरे वालिद कमरे से निकलने लगे तो लियाकत अली खान ने उन्हें वापस बुलवाया और उन्हें तंबीह की अगर उन्होंने किसी और ज़रिए से इस मुलाकात के बारे में कुछ सुना तो उन्हें यानी मेरे वालिद साहब को संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। ये डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श के साहबजादे हुमायूं खान के बयान करदा रवायत है जो हम तक ए.आर. रहमान और शरीफुद्दीन पीरज़ादा के तवस्सुत से पहुँची है। उसकी सेहत पर बहस की गुंजाइश हो सकती है क्योंकि ख़ुद कर्नल इलाही बख्श ने अपनी किताब कायद-ए-आज़म के आखिरी अय्याम में से इससे मुख्तलिफ बयान दिया है। वो लिखते हैं, नीचे उतरा तो वज़ीर आज़म से ड्राइंग रूम में मुलाकात हुई। वो उसी रोज़ मिस्टर मोहम्मद अली के साथ कायद-ए-आज़म की मिजाज पुरसी के लिए तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने बड़ी बेताबी से कायद-ए-आज़म की कैफियत दरियाफ्त की और इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि मरीज़ को अपने डॉक्टर पर एतमाद है और इंशाअल्लाह इसका उनकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। उन्होंने बहुत ताकीद की कि कायद-ए-आज़म की इस तवील बीमारी की जड़ का ज़रूर खोज लगाया जाए। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि कायद-ए-आज़म की हालत तशवीशनाक होने के बावजूद वो पुरुम्मीद हैं कि अगर उन्हें वो जदीद दवाएं खा लीं जो कराची से मंगवाई जा रही हैं तो मुमकिन है वो सेहतयाब हो जाएंगे। बड़ी उम्मीद अफजा बात है कि मरीज़ में मुदाफ़त की काफ़ी क़ुव्वत है। वज़ीर आज़म अपने रहनुमा और पुराने रफ़ीक की लालच से बहुत अफसुर्दा थे। उनकी दिलसोजी से मैं बहुत मुतासिर हुआ। अब हकीकत क्या है, इसका इन तो सिर्फ इन 5-6 शख्सियात को ही था जो उस पर मौका पर मौजूद थीं। अब बदकिस्मती से उनमें से कोई भी ज़िंदा नहीं है। वाक़े पर भी 72 साल की माहो साल की गर्द जम चुकी है और अब ऐसा कोई ज़रिया बाकी नहीं जो कौम को इस वाक़े की असलियत से आगाह कर सके। कायद-ए-आज़म के साथ ही ये गुत्थी ख़त्म हो गई। 2-3 दिन में जिन्ना की हालत इंतहाई बेहतर हो गई कि 3 अगस्त को डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श ने उनसे लाहौर जाने के लिए चारों की रुख्सत भी हासिल कर ली। बज़ाहिर इसका सबब ये नज़र आता है कि चंद दिन बाद ईद आने वाली थी और डॉक्टर इलाही बख्श ईद अपने अहले खाना के साथ मनाना चाहते थे, मगर अभी इन्हें लाहौर पहुँचे 1 दिन ही गुजरा था कि इन्हें डॉक्टर आलिम के साथ शुआओं के ज़रिए इलाज करने का आला लेकर फ़ौरन ज़ियारत लौटने की ताकीद की गई और 6 अगस्त को वो ये आला लेकर ज़ियारत पहुँच गए। डॉक्टर रियाज हुसैन शाह ने उन्हें बताया कि उनकी गैर हाज़िरी में जिन्ना बहुत कमज़ोर हो गए और उनका ब्लड प्रेशर बहुत गिर गया था, मगर इंजेक्शन लगाने से उनकी हालत कुछ बेहतर हो गई थी।
अगले दिन 7 अगस्त 1948 को ईद उल फितर थी। इसी शाम बरकी शुआओं से जिना के इलाज का आगाज़ हुआ, मगर ये इन्हें मुवाफिक ना आया और उनके पैरों पर कुछ वरम सा हो गया। 9 अगस्त को डॉक्टरों ने राय दी कि ज़ियारत की बुलंदी मरीज़ के हक़ में अच्छी नहीं और इन्हें कोयटा मुंतकिल कर देना चाहिए। जिना पहले तो 15 अगस्त से पहले सफ़र के लिए आमादा नहीं थे, क्योंकि इसी साल जून में फ़ैसला हो चुका था कि यौम आज़ादी 15 के बजाय 14 अगस्त को मनाया जाएगा। लेकिन अपने मुआलिजीन के इसरार पर वो 13 अगस्त को कोयटा जाने पर रजामंद हो गए। जिना के ज़ियारत के क़याम के ज़माने की बात है कि डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श ने फ़ातिमा जिना से पूछा, आपके भाई को कुछ खाने पर कैसे आमादा किया जाए, उनकी ख़ास पसंद का कोई खाना बताएं। फ़ातिमा जिना ने बताया कि बम्बई में उनके यहाँ एक बावर्ची हुआ करता था जो चंद ऐसे खाने तैयार करता था कि भाई उनको बड़ी रग़बत से खाते थे, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद वो बावर्ची कहीं चला गया। उन्हें याद था कि वो लायलपुर मौजूदा फैसलाबाद का रहने वाला था और कहा कि शायद वहाँ से उसका कुछ अता पता मिल सके। ये सुनकर डॉक्टर साहब ने हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त की कि उस बावर्ची को तलाश करके फ़ौरन ज़ियारत भिजवाया जाए। किसी न किसी तरह वो बावर्ची मिल गया और उसे फ़ौरन ही ज़ियारत भिजवा दिया गया। ताहम जिना को उसकी आमद के बारे में कुछ नहीं बताया गया। खाने की मेज़ पर उन्होंने मरगूब खाने देखते हुए ताज्जुब का इजहार किया और खुश होकर खासा खाना खा लिया। जिना ने इस्तफसार किया कि आज ये खाने किसने बनाए हैं, तो उनकी बहन ने बताया कि हुकूमत पंजाब ने हमारे बम्बई वाले बावर्ची को तलाश करके यहाँ भिजवाया है और इसने आपकी पसंद का खाना बनाया है। जिना ने बहन से पूछा कि इस बावर्ची को तलाश करने और यहाँ भिजवाने का खर्च किसने उठाया। अर्ज़ किया कि यह कारनामा हुकूमत पंजाब ने अंजाम दिया है, किसी गैर ने तो खर्च नहीं किया। फिर जिना ने बावर्ची से मुतल्लिक फ़ाइल मंगवाई और इस पर लिखा कि गवर्नर जनरल की पसंद का बावर्ची और खाना फराहम करना हुकूमत के किसी इदारे का काम नहीं है। खर्च की तफसील तैयार की जाए ताकि मैं इसे अपनी जेब से अदा कर सकूं, और फिर ऐसा ही हुआ। जिना ज़ियारत में 1 माह क़याम के बाद जब 13 अगस्त 1948 की शाम कोयटा में वापस पहुँचे तो उन्हें अपने मुआलिजों से कहा, बहुत अच्छा किया कि आप मुझे यहाँ लेकर आए। ज़ियारत में मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे पिंजरे में बंद हूँ। कोयटा पहुंचने के बाद 16 अगस्त को उनके मुआलिजीन ने एक मरतबा फिर उनके एक्सरे और दीगर टेस्ट लिए। एक्सरे के नताइज से मालूम हुआ कि जिना की सेहत बतदरीज बेहतर हो रही है और टेस्ट के नताइज ने भी इस राय की तक़वियत दी। चनाचे मुआलिजीन ने जिना को मसरूफ़ रखने के लिए उनको अखबारात के मुताले की इजाज़त दे दी और उन्हें बाज़ दफ्तरी फ़ाइलें निपटाने से भी मना नहीं किया गया। कोयटा पहुंचने के बाद जिना की सेहत चंद रोज़ के लिए इस कदर संभल गई थी कि वो थकान महसूस किए बगैर रोज़ाना 1 घंटा काम करने लग गए थे। उनका मैदा भी बेहतर काम कर रहा था, यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने डॉक्टरों के मशवरे के बावजूद हलवा पूरी तैयार करवा के शौक़ से खाई। चंद दिन बाद उन्होंने डॉक्टरों की इजाज़त से सिगरेट नोशी भी शुरू कर दी। डॉक्टरों का ख्याल था कि अगर कोई आदि सिगरेट नोश बीमार के दौरान सिगरेट तलब करे तो ये उसकी सेहत की जानिब लौटने की अलामत होता है। अब डॉक्टरों ने जिना की सेहत का मज़ीद जायज़ा लेते हुए उनसे गुजारिश की कि उन्हें कोयटा से कराची मुंतकिल हो जाना चाहिए, लेकिन जिना स्ट्रेचर पर लेटे लाचार कैफियत में गवर्नर जनरल हाउस नहीं जाना चाहते थे। उनसे बार बार दरख्वास्त की गई तो वो इस शर्त पर कराची जाने पर आमादा हो गए कि वो गवर्नर जनरल हाउस में नहीं बल्कि मलीर में नवाब ऑफ बहावलपुर की रहाइशगाह में क़याम करेंगे। इन दिनों नवाब ऑफ बहावलपुर इंग्लिस्तान में मुकीम थे। जिना से कहा गया कि उनकी क़याम गाह में रिहाइश के लिए उनको एक ख़त तहरीर करना पड़ेगा, तो उनकी असूली पसंदी ने उन्हें यह ख़त तहरीर करने की इजाज़त नहीं दी। वो नहीं चाहते थे कि वो मुमलिकत के गवर्नर जनरल होते हुए अपनी मुमलिकत में शामिल एक रियासत के नवाब से किसी किस्म की सहूलत हासिल करने के लिए बाकायदा इजाज़त तलब करें। 29 अगस्त 1948 को डॉक्टर इलाही बख्श ने जिना का एक मरतबा फिर मुआयना किया। वो लिखते हैं, कायद-ए-आज़म का मुआयना करने के बाद मैंने ये उम्मीद ज़ाहिर की कि जिस रियासत को आप वजूद में लाए हैं इसे पूरी तरह मुस्तहकम और इस्तवार करने के लिए भी देर तक ज़िंदा रहें। मेरे वहमो गुमान में भी ना आया ताकि मेरे जज्बात से वो गमगीन हो जाएंगे। उनके ये अल्फाज और उनका अफसुर्दा और यास अंगेज़ लहजा कभी ना भूल सकता था मैं। जिना ने डॉक्टर इलाही बख्श को मुखातिब करके कहा, आपको याद है जब आप पहली बार ज़ियारत आए थे तो मैं ज़िंदा रहना चाहता था, लेकिन अब मेरा मरना जीना बराबर है। डॉक्टर इलाही बख्श लिखते हैं कि ये अल्फाज ज़बान से अदा करते वक्त उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक ऐसे शख्स को आप दीदा देखकर जिसे जज्बात से यकसर आरी और फौलाद की तरह सख्त समझा जाता था, डॉक्टर इलाही बख्श दंग रह गए। जिना उस वक्त बतदरीज रूबा सेहत थे, इसलिए जिना की मुज़म्मिल तबीयत से उन्हें और भी हैरानी हुई। उन्होंने वजह दरियाफ़्त की तो जिना ने फरमाया, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। डॉक्टर इलाही बख्श लिखते हैं कि इस जवाब से मेरी उलझन और बढ़ गई और ख्याल हुआ कि वो असल बात पोशीदा रखना चाहते हैं और जो वजह उन्होंने बयान की है वो यूं ही टालने के लिए है।
मैं रह रह कर सोचता था कि क्या आज से 5 हफ्ते पहले इनका काम नामुकम्मल था और अब यकायक पाया तकमील को पहुंच गया है। मैं ये महसूस किए बगैर ना रह सका कि कोई बात ज़रूर है जिसने उनके जीने की आरज़ू मिटा दी है। यही वाक़या फ़ातिमा जिन्ना ने भी तहरीर किया, मगर कदरे मुख्तलिफ अल्फाज में। वो लिखती हैं, अगस्त के आखिरी दिनों में जिन्ना पर अचानक मायूसी का गलबा हो गया। एक दिन मेरी आंखों में गौर से देखते हुए उन्होंने कहा, फ़ाती, अब मुझे ज़िंदा रहने से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं जितनी जल्द चला जाऊँ उतना ही बेहतर है। ये बदशगुनी के अल्फाज थे। मैं लरज़ उठी, जैसे मैंने बिजली के नंगे तार को छू लिया हो। फिर भी मैंने सब्र ज़ब्त से काम लिया और कहा, जिन, आप जल्द ही अच्छे हो जाएंगे, डॉक्टरों को पूरी उम्मीद है। मेरी ये बात सुनकर वो मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट में मुरव्वनी छुपी थी। उन्होंने कहा, नहीं, अब मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहता। 1 सितंबर 1948 को जिन्ना ने ज़ियारत से बड़ी फ़ौज के सरबराह जनरल डगलस गैरिसी के नाम एक ख़त तहरीर किया, जो बदकिस्मती से उनकी आखिरी तहरीर साबित हुई। इस खत में उन्होंने लिखा, मैंने आपके ख़त की एक नकल कायदे-आज़म रिलीफ फ़ंड के नायब सदर को भेज दी है और मैंने इस फ़ंड में से 3 लाख रुपए की इमदाद की मंजूरी दे दी है, जो थल प्रोजेक्ट के मुहाजिर फ़ौजियों के बहबूद के लिए मखसूस है। इसी रोज़ डॉक्टर इलाही बख्श ने मायूसाना लहजे में मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को बता दिया कि उनके भाई को हेमरेज हो गया है और इन्हें फ़ौरन कराची ले जाना चाहिए, क्योंकि कोयटा की बुलंदी उनके लिए मौजू नहीं है। अगले आने वाले दिनों में जिन्ना की तबीयत मज़ीद बिगड़ती चली गई। 5 सितंबर को डॉक्टरों ने तशख़ीस किया कि उन पर नमूनिया का भी हमला हुआ है। डॉक्टर इलाही बख्श ने अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर मिर्ज़ा अबुल हसन अस्फ़हानी को लिखा कि वो जिन्ना के लिए चंद डॉक्टरों को भिजवा दें। उन डॉक्टरों के नाम डॉक्टर फ़याज़ अली शाह ने तजवीज़ किए थे। इसी दौरान डॉक्टर इलाही बख्श ने कराची से डॉक्टर मिस्त्री को भी कोयटा बुलवा लिया, मगर इसके बावजूद जिन्ना की तबीयत में कोई अफाका नहीं हुआ और उनकी तबीयत मज़ीद ख़राब होती गई। ये उन्हीं दिनों की बात है जब जिन्ना के सेक्रेटरी फ़ारूक अमीन ने जिन्ना से किसी की मुलाकात करवाना चाहिए तो डॉक्टर इलाही बख्श ने उनके कई बार इसरार करने पर भी ये इजाज़त देने से इनकार कर दिया। डॉक्टर इलाही बख्श ने लिखा है कि उन्हें इस मुलाकाती का नाम नहीं बताया गया था। ताहम उस वक्त के हैदराबाद दक्कन के वज़ीर आज़म मीर लाइक अली ने अपनी किताब ट्रेजेडी ऑफ हैदराबाद के एक बार, जिसका उन्वान जिन्ना ऑन डेथ बेड है, में लिखा है कि ये मुलाकाती वो खुद थे। ताहम इसरार करने के बावजूद जिन्ना से मुलाकात में कामयाब ना हो सके। 10 सितंबर 1948 को डॉक्टर इलाही बख्श ने फ़ातिमा जिन्ना को मतला किया कि अब जिन्ना के ज़िंदा बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही और ये कि अब वो फ़कत चंद दिनों के मेहमान हैं। गालबन उसी दिन जिन्ना पर बेहोशी का एक गलबा हुआ। उस बेहोशी के आलम में उनकी ज़ुबान से बेरबद अल्फाज अदा हो रहे थे। वो बड़बड़ा रहे थे, कश्मीर उन्हें फ़ैसला करने का हक दो, आइन में इसे मुकम्मल करूँगा, बहुत जल्द मुहाजिरीन इन्हें हर मुमकिन मदद दो, पाकिस्तान। 11 सितंबर 1948 को जिन्ना को स्ट्रेचर पर डालकर उनके वाइकिंग त्यारे तक पहुंचा दिया गया। जब उन्हें त्यारे तक ले जाया जा रहा था तो अमले ने उन्हें सलामी दी और सब ये देखकर हैरान हो गए कि जिन्ना ने इंतहाई नकाहत के बावजूद फ़ौरन ही उनका जवाब दिया। उनके हाथ की जुम्बिश से महसूस होता था कि उन्हें बिस्तर मर्ग पर भी नज़्म ज़ब्त के तकाज़ों का मुकम्मल एहसास था। कोयटा से कराची तक का सफ़र 2 घंटे में तय हुआ। इसी दौरान जिन्ना बड़े बेचैन रहे। इन्हें बार बार ऑक्सीजन दी जाती रही। ये फ़र्ज़ कभी फ़ातिमा जिन्ना और कभी डॉक्टर इलाही बख्श अदा करते रहे। डॉक्टर मिस्त्री, नर्स डिनहम, नेवल एडीसी लेफ्टिनेंट मज़हर अहमद और जिन्ना के असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी फ़ारूक अमीन भी इसी त्यारे में सवार थे। त्यारा जिन्ना को लेकर दोपहर 4:15 बजे मारीपुर के एयरपोर्ट पर उतरा। जिन्ना की हिदायत पर उन्हें लेने आने वालों में ना हुकूमत का कोई अहम रुकन मौजूद था और ना ही ज़िली इंतज़ामिया उनकी आमद से बाखबर थी। एयरपोर्ट पर उनका खैर मकदम करने वालों में गवर्नर जनरल के मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट कर्नल जेफरी नोल्स के अलावा और कोई भी नहीं था। गवर्नर जनरल के स्टाफ ने उन्हें स्ट्रेचर पर डालकर फौजी एम्बुलेंस में मुंतकिल किया। फ़ातिमा जिन्ना और नर्स उनके साथ बैठ गईं, जबकि डॉक्टर इलाही बख्श, डॉक्टर मिस्त्री और कर्नल जेफरी जिन्ना की कैट ब्लैक कार में सवार हो गए। जिन्ना की एम्बुलेंस ने अभी फ़कत 4 मील का फासला तय किया होगा कि उसका इंजन पेट्रोल ख़त्म होने के बायस एक झटके के साथ बंद हो गया। इसी के साथ एम्बुलेंस के पीछे पीछे आने वाली कैटलिक कार, सामान बरदार ट्रक और दूसरी गाड़ियां भी रुक गईं। कायद की हालत इस काबिल नहीं थी कि रास्ते में बिला वजह एक लम्हा भी ज़ाया किया जाता। ड्राइवर 20 मिनट तक इंजन को ठीक करने की जिद्दोजहद करता रहा। आखिर फ़ातिमा जिन्ना के हुक्म पर मिलिट्री सेक्रेटरी अपनी कार में एक और एम्बुलेंस लेने के लिए रवाना हो गए और डॉक्टर मिस्त्री भी उनके साथ थे। उधर एम्बुलेंस में शदीद हब्स का आलम था, सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था और ये सब चीज़ें कायदे आज़म की सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हुईं। फ़ातिमा जिन्ना और सिस्टर डिनम बारी बारी इन्हें गत्ते के एक टुकड़े से पंखा जलती रहीं। हर लम्हा बड़ी अज़ियत में गुजर रहा था।
कर्नल नॉल्स और डॉक्टरी मिस्त्री को गए बड़ी देर हो गई थी, लेकिन ना फौजी एम्बुलेंस का इंजन दुरुस्त हुआ और ना कोई और मुतबादिल इंतज़ाम हो सका। डॉक्टर इलाही बख्श और डॉक्टर रियाज बार बार अपने कायद की नब्ज़ देखते थे जो बदतदरीज डूब रही थी। बाबाए कौम को एम्बुलेंस से कार में मुंतकिल करना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि स्ट्रेचर कार में रखा नहीं जा सकता था और ख़ुद जिना में इतनी सख्त नहीं थी कि वो कार में बैठ या लेट सकते। उस मौका पर अमर इंतहाई ताजुब खेज़ है कि दारुल हुकूमत में किसी ने जानने की जहमत भी ना की कि जिना 4:15 बजे एयरपोर्ट पर उतरने के बावजूद अभी तक गवर्नर जनरल हाउस क्यों ना पहुँचे, उनका काफ़िला कहाँ है और उनकी तबीयत कैसी है। बाज़ लोग कहते हैं कि जिना की कराची आमद राज रखी गई थी, मगर क्या वाकई हुकूमत के आला ओहदेदारान उनकी आमद से बाखबर ना थे? क्या किसी को ये खबर ना थी कि इसी सुबह गवर्नर जनरल का खसूसी त्यारा कोयटा भेजा गया है और शाम में किसी भी वक्त दारुल हुकूमत में उनकी आमद मुतवक्के है। 4 सितंबर 1948 को जब काबीना के सेक्रेटरी जनरल चौधरी मोहम्मद अली गवर्नर जनरल की नाजुक हालत देखकर कराची वापस पहुंचे थे, तो इसी शाम वज़ीर आज़म हाउस में काबीना का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ था। ये नामुमकिन है कि इसी इजलास में जिना की बीमारी ज़ेर बहस ना आई हो। इसके बाद जब मीर लाइक अली गवर्नर जनरल से मिलने बगैर कराची वापस लौट आए तो उन्होंने गुलाम मोहम्मद की रहाइशगाह पर लियाकत अली खान, चौधरी मोहम्मद अली और सर ज़फ़रुल्लाह खान को जिना की इंतहाई तशवीशनाक हालत से आगाह किया और बकौल मीर लाइक अली के तमाम अफराद हैरत ज़दा रह गए थे। इस पस मंज़र में जिना की कराची आमद से हुकूमत की कारपरदाजों की बेनियाजी और बेखबरी तस्वीर के किस रुख की निशानदेही करती है, ये सवाल आज भी लम्हा फ़िक्रिया है। पाकिस्तान में इंडिया के पहले हाई कमिश्नर श्री प्रकाश ने अपनी किताब पाकिस्तान के आम और इब्तदाई हालात में भी इस वाक़े का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि इन दिनों मकामी रेड की इंचार्ज जमशेद मेहता थे, जिनकी इज्जत कराची का हर फर्द बेशक करता था। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि मुझे शाम को पैगाम मिला कि एक आदमी बहुत अलील है, क्या आप इसके लिए एम्बुलेंस भेज सकते हैं? यह वाक़या 5:30 बजे शाम का है। खुदा खुदा करके कर्नल नॉल्स और डॉक्टर मिस्त्री एक दूसरे एम्बुलेंस लेकर वापस आए। कयास किया जा सकता है कि ये वही एम्बुलेंस होगी जिसका जिक्र सरप्रकाश ने किया है। जिना को स्ट्रेचर पर डालकर उस एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया और यूं शाम 6:10 पर वो गवर्नर जनरल हाउस पहुंचे। एयरपोर्ट से रहाइशगाह तक 9 मील का फासला है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट में तय हो जाना चाहिए था। तकरीबन 2 घंटे में तय हुआ, यानी 2 घंटे कोयटा से कराची तक और 2 घंटे एयरपोर्ट से गवर्नर जनरल हाउस तक। ये तकलीफदेह सफ़र जिना ने इस कसम पुरसी के आलम में किया कि हमारी तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। श्री प्रकाश ने अपनी मज़कूरा बाला किताब में तहरीर किया है कि मिस्टर जिना के इंतकाल के वक्त फ्रांसीसी सफारत खाने में पार्टी हो रही थी। मैंने इस पार्टी में नवाबजादा लियाकत अली खान से मिस्टर जिना के आने का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि मिस्टर जिना सादा मिजाज आदमी हैं, इसलिए उन्होंने इसको पसंद नहीं किया कि उनकी आमद के वक्त हंगामा हो। गवर्नर जनरल हाउस पहुंचने के बाद जिना फ़कत 4.25 घंटे ज़िंदा रहे और इस दौरान वो तकरीबन गनूदगी के आलम में रहे। डॉक्टरों ने उन्हें ताकत का एक इंजेक्शन लगाया और डॉक्टर इलाही बख्श के बकौल जब उन्होंने होश में आने पर जिना से कहा कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे तो उन्होंने आहिस्तगी से कहा, नहीं, मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। डॉक्टर इलाही बख्श के मुताबिक कायद आज़म मोहम्मद अली जिना के आखिरी अल्फाज थे। डॉक्टर रियाज अली शाह ने लिखा कि जिना के आखिरी अल्फाज अल्लाह पाकिस्तान थे, जबकि फ़ातिमा जिना माई ब्रदर में लिखती हैं, जिना ने 2 घंटे पुरसुकून और बेखलन नींद के बाद अपनी आंखें खोलीं, सर और आँखों से मुझे अपने करीब बुलाया और मेरे साथ बात करने की आखिरी कोशिश की। उनके लबों से सरगोशी के आलम में निकला, फ़ाती, खुदा हाफिज़, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर उनका सर दाएं जानिब को आहिस्तगी से ढलक गया और उनकी आँखें बंद हो गईं।